नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है पीएफआई पर बैन लगेगा या नहीं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ पीएफआई के वो तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए, ईडी, एटीएस, रॉ, सीआरपीएफ, वो तमाम एजेंसियां लगातार पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और अब यह माना जा रहा है कि पीएफआई पर बैन लगने का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पीएफआई पर अचानक सरकार का शिकंजा इतनी तेजी के साथ कसने क्यों लगा है। क्यों पीएफआई को बैन करने की अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस तरफ चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि पीएफआई को अब बैन किया जाएगा ठीक सिमी की तर्ज पर। जिस तरह सिमी को प्रतिबंधित किया गया था, ठीक उसी तरह पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। अगर देखा जाए तो पीएफआई का अपना एक नेटवर्क लगभग 22 राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई का एक बड़ा नेक्सस, बड़ा नेटवर्क काम करता है। इसका मुख्यालय केरल में है और केरल से ही पूरे देश में अलग अलग जगह पर जो पीएफआई के जो है नेटवर्क है वो काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएए, एनआरसी में सबसे ज्यादा जो पीएफआई की भूमिका जो सबसे बड़े रूप में नजर आई थी वो उसी वक्त नजर आई थी जब सीएए, एनआरसी को लेकर पूरे देश में हिंसाएं हुई थी, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस वक्त शाहीन बाग में पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। इसके साथ ही देश के दूसरे अलग अलग ठिकानों पर भी पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारियां हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई को आईएसआईएस मॉड्यूल के तौर पर डेवलप होते हुए एक संगठन के तौर पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि दरअसल जो आईएसआई का एक ब्रेन था कि ब्रेन वॉश करके युवाओं को, पढ़े लिखे तबके को अपने टारगेट में लाना और उसके बाद उनके जरिए आतंक फैलाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना, कुछ उसी तर्ज पर पीएफआई आगे बढ़ रहा है। पीएफआई धीरे धीरे करके पूरे देश में अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। तो यही वजह है कि पीएफआई में एक सप्ताह में 22 सितंबर और 27 सितंबर 2 दिन जो है एक बड़ी छापेमारी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हुई। उत्तर प्रदेश से कई गिरफ्तारियां हुई। इसके साथ देश के अलग अलग कोनों में, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में भी जमकर के ये गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके साथ छापेमारी हुई है। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि क्या जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या पीएफआई को बैन किया जा सकता है, तो क्या पीएफआई को बैन करना इतना आसान है? ये शायद वो तमाम एजेंसियां भी बेहतर तरीके समझ रही हैं। सरकार चाहती तो जाने कब पीएफआई को बैन कर सकती थी, लेकिन तब पीएफआई के समक्ष तमाम विकल्प होते, खास करके वो कानूनी विकल्प होता कि किस तरीके से कानून की शरण में जाकर के उसको राहत मिल सकती थी। यही वजह है कि वो तमाम सुरक्षा एजेंसियां, तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां वो एक के बाद एक छापेमारी करके पीएफआई के तमाम बड़े लीडरों की गिरफ्तारी कर रही हैं। उनके निशानदेही पे किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला कि विदेशों से, उन तमाम मुस्लिम कंट्रीज से इसकी फंडिंग हो रही है जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, वो एक बड़ी वजह है। इसका एक ताल्लुक, पीएफआई के इस पूरे नेक्सस का एक ताल्लुक उस पूरे जो देश भर में अलग अलग, माफ कीजिएगा, दुनिया भर में जो अलग अलग ठिकानों पर हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, एक अलग तरीके का दुष्प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया में। हिंदुओं को विलेन बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की जा रही है। उसमें भी पीएफआई जैसे नेक्सस का हाथ माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के वो तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां पर बैठ करके जो पीएफआई के आका है, पीएफआई के ब्रेन है, वो बैठ के वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और बाकायदा पीएफआई के ऑपरेशन के लिए हवाला के जरिए विदेशों से पैसा भी हिंदुस्तान में आ रहा है और हिंदुस्तान का पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है। तो इसको लेकर के ईडी भी बाकायदा इस पर जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई को बैन करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बाकायदा इसके लिए फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तमाम एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने की
एक कवायद की गई, पहले कई दौर की बैठकें हुई। अगर हम इसको थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से समझें तो किस तरीके से पहले यहाँ पर एनआईए की एंट्री होती है, एनआईए के बाद ईडी की एंट्री होती है, ईडी के बाद फिर जो है अलग अलग एजेंसियां जो है, इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं जो वो यहाँ पर जो है इस पर एंट्री करती हैं। सीआरपीएफ को यहाँ पर लाया जाता है, रॉ को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। इसके साथ ही जो तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उन सभी एजेंसियों को यहां पर इन्वॉल्व करके प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है, टारगेट सेट किए जाते हैं और उसके बाद छापेमारी शुरू होती है। 2 दौर की छापेमारी शुरू हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में पीएफआई के बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पीएफआई के छोटे जो कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाने की अब कोशिश की जा रही है। इन तमाम गिरफ्तारियों, इन तमाम छापेमारियों के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि पीएफआई को पहले उसके खिलाफ जो सबूत है, पुख्ता सबूत जुटाए जाए, उसके बाद बैन लगाए। बैन लगाने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक, सीधे तौर पर सरकार जो है अस्थायी तौर पर आप देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में चाहे तो तत्काल जो है बैन लगा सकती है, लेकिन तब वो फौरी तौर पर बैन होगा और उसके बाद उनके पास कानूनी विकल्प मौजूद होंगे जिस पर वो कोर्ट का सहारा लेकर के राहत भी पा सकते हो, बैन खुलवा भी सकते हैं। अब इसमें दूसरा पक्ष है जो जिसको सॉलिड तरीके से सरकार करने की प्लान तैयार कर रही है, उसमें है कि किस तरीके से पूरे एविडेंस जुटाए जाएं, कैसे देश विरोधी गतिविधियों में, राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में, देश को तोड़ने की साजिश में ये पीएफआई काम कर रहा है, इसके वो तमाम सबूत जुटाए जाए और उसके बाद चोट किया जाए सीधे तौर पर। तो ये 2 प्लान हैं। अब हम आपको पीएफआई के बारे में हमने आपको ये बताया कि पीएफआई पे किस तरह का एक्शन हो सकता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा पीएफआई के बैकग्राउंड पर चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएफआई कब अस्तित्व में आया, पीएफआई का मॉडस ऑपरेंडाई क्या है और किस तरीके से पीएफआई इस देश को तोड़ने की साजिशों में लगा हुआ है। तो सबसे पहले आंकड़ों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि पीएफआई आखिर कब बना और पीएफआई है क्या। दरअसल साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 3 मुस्लिम संगठनों, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी केएफडी और तमिलनाडु के मनीथा नीति पासारी, ये जो 3 संगठन थे, 2006 में इन 3 संगठनों का एक विलय हुआ और विलय होने के बाद केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत केरल से हुई, इसीलिए इसका हेड ऑफिस जो केरल का कोझिकोड है वहां पर इसका हेड ऑफिस है। बाद में चूंकि लगातार जब सबके टारगेट पर जो है आ गया, उसके बाद इसको दिल्ली ट्रांसफर किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पीएफआई है, पीएफआई को यूं तो बनाने के पीछे शुरुआती दौर पर जो मकसद था, उसके पीछे शुरुआती दौर पर मकसद सिर्फ इतना था कि जो मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे, लगातार मुस्लिमों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए में आए हुए समुदायों के अधिकारों के लिए ये लड़ने का काम करता था। लेकिन उसके बाद जो है ये संगठन धीमे 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 एंटी सोशल एलिमेंट्स के तौर पर काम करने लगा। 2009 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम के एक राजनीतिक संगठन को भी पीएफआई ने निकाला, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों, दलितों और अन्य हाशिए पर खड़े समुदायों के राजनीतिक मुद्दों को उठाना, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो है धीमे धीमे करके पीएफआई ने जो है पीएफआई का जो संगठन था, एसडीपीआई जो उसका राजनीतिक संगठन था, दोनों संगठन ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन एसडीपीआई पीछे छूट गया क्योंकि राजनीतिक तौर पर पीएफआई को वो मान्यता नहीं मिल पाई। तो कुल मिलाकर के 2006 से शुरू हुआ ये पीएफआई संगठन, जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संगठन बना था, देखते ही देखते कब वो एक कथित तौर पर आतंकी संगठन में तब्दील हो गया, किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया, ये अपने आप में एक बेहद खास बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब पीएफआई को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पीएफआई के एक एक ठिकाने पर पहले से चोट कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि पीएफआई पर वक्त आ गया है शिकंजा कसने का। केंद्र सरकार को भी उत्तर प्रदेश की जो होम मिनिस्ट्री थी,
यहां से कई बार इसकी सूचनाएं गई कि किस तरह पीएफआई एक बड़ा नेक्सस के तौर पर काम कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि कभी सिमी का मुख्य गढ़ हुआ करता था एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कभी सिमी का मजबूत गढ़ हुआ करता था। सिमी की शुरुआत कहीं यहीं से हुई थी और बाद में यह भी कहा जाता कि सिमी को जब प्रतिबंध लग गया तो सिमी को धीमे धीमे करके पीएफआई में मर्ज कर दिया गया। यानी कि जो सिमी के तमाम बड़े नेता थे, बड़े जो है ऐसे चेहरे थे जिनके ऊपर संगीन आरोप थे, वो धीमे धीमे सिमी में माफ कीजिएगा पीएफआई में शामिल हो गए। उसके बाद एसडीपीआई के बैनर के जरिए वो अपने आप को सफेद पोश यानी पॉलिटिकल जो है सिनेरियो में अपने आप को बदलने में लग गए। तो कुल मिलाकर के जो पीएफआई का एक मॉडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि सीधे तौर पर मुस्लिमों का रहनुमा बन करके वो उनके हितों की आवाज उठाने के लिए पहले मामलों में इन्वॉल्व होता है, उसके बाद उन्हें पर्दे के पीछे से इस तरीके से प्रवोक करता है कि वो लगातार आगजनी, तोड़फोड़, कहीं लूटपाट, इस तरह की घटनाओं में सीधे तौर पर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो हर एक बड़ी घटना के पीछे जहां कहीं पर भी दंगे हुए, जहां कहीं पर भी बवाल हुए, वहां पीछे पीएफआई का हाथ जरूर माना गया। बार बार ये बात आई कि पीएफआई चाहे वो अयोध्या में हो, मथुरा में हो, काशी में हो, चित्रकूट में हो, तमाम धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। पीएफआई के निशाने पर खुद प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की तैयारी भी पीएफआई ने की थी। पटना में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री पर हमला करने की भी योजना तैयार की गई थी। उसमें पीएफआई के साथ साथ आईएसआई का एक मॉड्यूल, उसका भी बड़ा हाथ था। इसके साथ ही पीएफआई के और अभी चूंकि पीएफआई के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उससे खुलासा हुआ कि कुछ आईएसआईएस के आतंकियों के साथ उनके संपर्क थे और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री भी इस पे निशाने में थे। साथ ही बीजेपी के और कई बड़े नेताओं पर भी निशाना साधने की तैयारी थी। तो तमाम एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत मुहैया हो गए हैं कि किस तरह से पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और अब इन्हीं सबूतों के बिना पर सरकार कभी भी आने वाला जो संसद का सत्र होगा, उस सत्र में सरकार पीएफआई को प्रतिबंधित करने का ऐलान कर सकती है, विधेयक ला सकती है और सीधे तौर पर पीएफआई को देश से बैन करने का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। तो जाहिर तौर पर देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति को सरकार बख्शेगी नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है। गृह मंत्रालय पूरी तरीके से सक्रिय है। इसके साथ ही उन तमाम एजेंसियों को भी इसमें लगाया गया है जो एजेंसियां देश और देश से बाहर के तमाम नेक्सस को जोड़ रही हैं, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हैं। तो अब आज का विश्लेषण सिर्फ इसी पर था और मकसद हमारा यही था कि हम आपको बता सकें कि पीएफआई के पीछे जो बैन लगाने की बात की जा रही है उसके पीछे की वजह क्या है और पीएफआई आज कितना खतरनाक संगठन हमारे और आपके बीच में तैयार हो चुका है। और पीएफआई के अगर हम ये कहें कि स्लीपर सेल सीधे तौर पर हमारे और आपके बीच में सक्रिय हैं तो गलत नहीं होगा। तो किसी भी वक्त पीएफआई के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान हो सकता है। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा कृपया अपने कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उसी से हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आगे आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आ पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।